नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अम, तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आरपीएससी के लिए, ईएमआरएस के लिए, जहाँ पे भी बायोलॉजी पूछी जाती है, जिन भी एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी का काफ़ी डीपली मैटर पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, बायोलॉजी की। तो उसी में आज का जो टॉपिक आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट यूनिट है ये, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम बायोलॉजी जहाँ पे पूछी जाती है, इसका मतलब जो सेकंड पेपर है उसका हम कवर कर रहे हैं। आरपीएससी का जो बायोलॉजी का सेकंड पेपर आता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की हम चर्चा कर रहे हैं। सेकंड पेपर जो सब्जेक्टिव होता है बायोलॉजी का, उससे स्पेसिफिक रिलेटेड जो ये क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे, तो प्लीज़ देखना ना भूलें इन क्लासेस को। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी ये आपके एग्ज़ाम में 2026 के लिए। जो भी वैकेंसीज आई हैं ईएमआरएस की, आरपीएससी की, उन सभी के लिए ये कारगर साबित होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। देखो, आनुवांशिकी शब्द है वो डब्ल्यू विटेसन ने दिया। डब्ल्यू विटेसन ने आनुवांशिकी जो शब्द है वो दिया है। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। देखो, आनुवांशिकी के जेनेटिक्स के जनक तो मेंडल हैं, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं डब्ल्यू विटेसन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? आनुवांशिकी के अंतर्गत वंशगति तथा विभिन्नताएं, वंशगति यानी कि हेरिडिटी, और विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन, हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। देखो, किसका अध्ययन किया जाता है? वंशगति या हेरिडिटी, और एक है विभिन्नताएं या वेरिएशन। अब ये होती क्या है? देखो, वंशगति से तात्पर्य है या हेरिडिटी से तात्पर्य है आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण जाएंगे, तो वंश से साबित हो रहा है, तो वंशगति, वंश में गति। ठीक है, विभिन्नताएं यानी कि एक जाति के सदस्यों के मध्य जो प्रेजेंट असमानता, एक जाति है और जाति में के अंतर्गत क्या है? सदस्य, एक ही जाति है। जैसे मनुष्य जाति में जो सदस्य हैं उनके मध्य जो असमानता है वो, तो हेरिडिटी, वंशगति और विभिन्नताओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है आनुवांशिकी में। ठीक है, अब इसके कारक या देखो, कारक या फैक्टर या जीन जिसको बोलते हैं। देखो, मेंडल ने सबसे पहले कारक फैक्टर नाम दिया था, उसी को बाद में जीन कहने लगे। ठीक है, जीन ही फैक्टर है। ठीक है, मेंडल के अनुसार वंशगति की जो इकाई है ये क्या है? कारक या फैक्टर या जीन। देखो, वंशगति की इकाई है जो किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए तथा उसकी वंशगति के लिए जिम्मेदार होती है। प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन होती है। देखो, क्या होती है? जीन वंशगति की इकाई होती है। फैक्टर या जीन वंशगति की इकाई है जो किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए, एक लक्षण को प्रकट करने के लिए उसकी वंशगति के लिए जिम्मेदार होती है, और प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन होती है। ठीक है, तो जॉनसन ने कारकों को जीन कहा। किसने कहा? मेंडल ने तो फैक्टर कहा था, कारक कहा था। जॉनसन ने कारक जो थे, फैक्टर थे, उनको कहा, क्या कहा? जीन कहा। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ शब्दावली की। तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं? अलील या युग्म विकल्पी, ये क्या होते हैं? किसी जीन के एकांतरित स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं। देखो, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? किसी जीन के एकांतरित स्वरूप होते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर, कौन से गुणसूत्र? समजात जो गुणसूत्र होते हैं उन पर समान स्थल, सेम लॉकस पर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप क्या होता है? जीव का जो दृश्य या अवलोकनीय प्रारूप होता है, जो दिखता है हमें, बाहर से दिखता है, यानी कि दृश्य जो होता है, अवलोकनीय जो होता है, वो स्वरूप, जैसे लंबापन, बोनापन, ये बाहर से दिखाई देते हैं ना लक्षण, वो क्या होते हैं? फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप, जीन यानी कि आनुवांशिक रूप से, जीन्स का संबंध आनुवांशिक रूप से होता है। जीनोटाइप, ये क्या होता है? लक्षण प्रारूप का आनुवांशिक संगठन जो होता है, लक्षण जो प्रारूप है, लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप का आनुवांशिक जो संगठन है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे
टी, कैपिटल टी, यानी कि ये टॉल है, ये भी टॉल है और ये बोना है, ठीक है। तो आनुवांशिक स्वरूप क्या है, तो उसको बोलेंगे जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप का आनुवांशिक संगठन। देखो जीनोटाइप ही फिनोटाइप का निर्धारण करता है। जो जीनोटाइप होता है, आनुवांशिक रूप होता है, वही किसका निर्धारण करता है, फिनोटाइप का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं होमोजाइगस या समयुग्मजी। समयुग्मजी जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं और क्या क्या होता है ये समयुग्मजी। जीन के दोनों प्रारूप अगर समान हो, जैसे ये टी और टी और टी और टी, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, दोनों जो प्रारूप हैं वो क्या हैं, समान हैं, ये भी समान, ये भी समान। हेड्रोजाइगस यानी कि जीन के जो दोनों प्रारूप हैं वो अगर असमान है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दोनों प्रारूप कैसे हैं, समान हैं और ये असमान है। समान है तो समयुग्मजी, विषम है यानी कि विषम है यानी कि असमान है। संकरोज या हाइब्रिड विगर किसको बोलते हैं, संकरोज, संततियों का अपने पैतृकों की तुलना में अधिक ओजपूर्ण होना, अधिक ओजपूर्ण होना यानी कि अच्छे लक्षणों युक्त होना। संतति का अपने पैतृकों की तुलना में अधिक ओजपूर्ण होना, ठीक है, अधिक क्या है, ओजपूर्ण होना, या अधिक क्या होता है, अच्छे लक्षण युक्त होना, तो उसको बोलते हैं संकर ओज। अधिक ओजपूर्ण होना, संकर ओज विषम युग्मजता यानी हेट्रोजाइगस के कारण पैदा होते हैं। संकर ओज जो होते हैं वो किससे पैदा होते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, विषम युग्मजता, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, इस ये विषम युग्मजता जो होती है उसके कारण ही ये क्या होते हैं, संकर ओज पैदा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके, मेंडलिज्म के बारे में। देखो मेंडलिज्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मेंडलिज्म ग्रेगर जोहन मेंडल 1822 से 1884 तक इन्होंने काम किया था, ठीक है। इनका जो काम नहीं किया था, इन्होंने क्या किया था, ये इनका जन्म हुआ था 22 में और 84 तक रहे थे ये। ग्रेगर जोहन मेंडल इनका पूरा नाम है। मेंडलिज्म के बारे में बात करें तो मेंडल ने किस पे काम किए थे, मटर पे काम किए थे, ये सभी लोगों को पता होता है। गार्डन पी होती है, पाइसम सटाइवम जिसको साइंटिफिक नेम होता है मटर का, गार्डन पी का, ठीक है। लक्षणों की वंशगति पर किया गया कार्य प्रकाशित हुआ। इनको जो इन्होंने किस पे काम किया, लक्षणों की वंशगति पर, लक्षणों की वंशगति पर किया गया जो इनका कार्य था वो प्रकाशित हुआ, परंतु कुछ कारणों के कारण इनका जो कार्य कुछ टाइम तक कुछ लंबे टाइम तक इनका जो कार्य था वो अज्ञात रहा था। कुछ कारण थे जिसके कारण, ठीक है। मेंडलवाद की जब पुनः खोज की, तो पुनः खोज किसने की, कोरेंस, डिवरीज और टेस्मार्क। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज और टेस्मार्क जो थे, उन्होंने इनके जो कार्य थे मेंडल के, उनके बारे में दोबारा से पुनः खोज किया। मटर को क्यों चुना इन्होंने, देखो मटर, पहली बात तो मटर को ही क्यों चुना, देखो 1 वर्षीय पादप है पहली बात तो, यानी कि इनका जीवन चक्र 2 या 3 महीने का होता है, तो बार बार इनको गाया जा सकता है। 1 वर्षीय पादप है, 2-3 महीने का इनका जीवन चक्र होता है पहली बात तो। इसमें स्वपरागण पाया जाता है, मटर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, स्वपरागण, और कृत्रिम रूप से इसमें परपरागण भी कराया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे में 7 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया। 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया। उसमें पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति व रंग, फली का रंग व आकृति, और बीज की रंग व आकृति। तो बीज और फली की रंग आकृति और पुष्प की स्थिति रंग तो इसमें भी, इसमें स्थिति है पुष्प की, और पादप की लंबाई, ये 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षण है जिन पे मेंडल ने क्या किया था, अध्ययन किया था। अब बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। एकल संकर क्रॉस, एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाता है। एक जोड़ी, कितनी जोड़ी, एक जोड़ी, एक ही जोड़ी विपरीत विभेद के, विपरीत यानी कि ये टॉल है ये स्मॉल टी है, लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसको क्रॉस करवा देते हैं। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और टी, ये इसका मतलब है टॉल, ठीक है। और इसका स्वयं युग्मन करवा देते हैं, यानी कि सेम इसकी कॉपी से इसको
क्या करवाते हैं, स्वयुग्मन करवा देते हैं। तो जो ये प्राप्त होंगे ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। एकल संकर क्रॉस पर आधारित जो नियम हैं वो दो हैं। एकल संकर क्रॉस पर आधारित जो नियम है वो कितने हैं, दो नियम हैं। पहला है आनुवंशिकी का जो प्रथम नियम दिया, आनुवंशिकी के 3 नियम है ना, तो उसमें से आनुवंशिकी का जो प्रथम नियम है, प्रभाविता का नियम जिसको बोलते हैं, वो क्या है, इस पर आधारित होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। एकल संकर क्रॉस पर आधारित होता है प्रभाविता का नियम। इसके जो अपवाद हैं अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। जो प्रथम नियम है उसके अपवाद हैं अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, इसको आगे भी बात करेंगे। और दूसरा है आनुवंशिकी का जो द्वितीय नियम है, पृथक्करण का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है। इसका कोई अपवाद नहीं होता है, सबके अपवाद है, लेकिन जो ये पृथक्करण का नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, या आनुवंशिकी का द्वितीय नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं होता है, अपवाद रहित नियम है ये। पृथक्करण नियम का जो जैविक भार है, ये पृथक्करण का जो नियम है उसका जैविक भार क्या है, एनाफेज फर्स्ट में सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, सेल डिवीज़न हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का अलग होना। एनाफेज जो फर्स्ट होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो एनाफेज फर्स्ट में समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनका अलग होना, ये पृथक्करण का नियम का क्या है, जैविक आधार है। युग्मकों की शुद्धता का नियम जिसको बोलते हैं। तो ये जो दो नियम है ये एकल संकर क्रॉस पर आधारित होते हैं। ठीक है। अब देखो एकल संकर क्रॉस में ये हमने क्रॉस करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि संतति की संख्या कितनी है, 4। देखो 1, 2, 3 और 4, संतति की संख्या कितनी है, 4 है। फिनोटाइप की संख्या कितनी है, फिनोटाइप ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये लंबा है और ये बोना है, तो लंबा और बोना 2 है। फिनोटाइप की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। और फिनोटाइप की संख्या या युग्मकों की जो संख्या होती है वो सेम होती है। युग्मकों की संख्या को हम 2 की पावर n से निकालते हैं। 2 की पावर n होती है। n क्या है, मोनोहाइब्रिड है तो हम 1 करेंगे, डाई हाइब्रिड है तो 2 कर देंगे n का। ठीक है। n बराबर यहाँ पे 1 है यानी कि 2 हैं। फिनोटाइप की संख्या युग्मकों की संख्या समान होती है। फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे 3:1 होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:1। 3 तो टॉल है और 1 बोना है। ठीक है, 3:1। जीनोटाइप संख्या 3 है। 3 कैसे, देखो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई और एक ये हो गई, 3 हो गई ना। ये टॉल, फिर ये भी टॉल, लेकिन इसमें संगठन अलग है जीनोटाइप का, और ये भी संगठन अलग है, तो 1, 2, 3। तो जीनोटाइप रेशियो कितना, जीनोटाइप की जो संख्या है वो कितनी है, 3। जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1, 1:2:1। युग्मकों की संख्या वही जो फिनोटाइप की संख्या होती है, 2 की पावर n। जीनोटाइप की संख्या 3 की पावर n निकालते हैं। युग्मकों की संख्या 2 की पावर n और जीनोटाइप की संख्या 3 की पावर n, यानी कि 3 ही इसमें जीनोटाइप की संख्या होगी। ठीक है, यहाँ से निकालें ना जीनोटाइप की संख्या, ये 3 की पावर n। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस, देखो 2 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाता है। कितने, 2 जोड़ी लेते हैं। इसमें क्या, मोनोहाइब्रिड में 1 जोड़ी लेते हैं, इसमें 2 जोड़ी लेते हैं। 2 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशगति का अध्ययन क्या कहलाता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। देखो इसमें एक तो 2 लेंगे, देखो बीज पत्रों का रंग पीला हरा वाई और वाई, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार आर और आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो बीज पत्रों का रंग और बीज की आकृति, 2 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशगति का अध्ययन किया जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में। देखो इसमें संतति की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। संतति की संख्या 16 होती है। फिनोटाइप की संख्या 4 होती है। फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3:3:1, यानी कि गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। 9:3:3:1 फिनोटाइप रेशियो होता है। जीनोटाइप की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 की पावर n, यानी कि n कितना है, 2 है, यानी कि 9 हो गई।
युग्मकों की संख्या या फिनोटाइप की संख्या सेम होती है। युग्मकों की संख्या होती है 2 की पावर n, यानी कि 2 करेंगे तो 4 हो गई, यानी फिनोटाइप की संख्या 4 होती है। युग्मकों की संख्या भी यहाँ पे 4 होती है। 4 कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ये वाली वाई आर, देखो कैपिटल हैं दोनों वाई और आर, और कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और दोनों ही स्मॉल। ठीक है, तो ये युग्मकों की संख्या हो गई 4। जो जीनोटाइप रेशियो होता है 12-24-12-121, 12-24-12-121 इसका जीनोटाइप रेशियो होता है। जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित जो नियम है, प्रतिपादित जो नियम हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो है, उसमें तो 2 नियम पढ़े थे मोनोहाइब्रिड में, एक तो प्रथम नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम या द्वितीय नियम। इसमें जो तीसरा नियम आता है वंशगति का तीसरा नियम किस पर आधारित है? डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, वंशानुगति का तीसरा नियम जिसको बोलते हैं स्वतंत्र अपवहन का नियम या स्वतंत्र पुनर्जनन का पुनर्संयोजन का नियम। स्वतंत्र अपवहन का नियम किसका स्वतंत्र अपवहन का नियम जो तीसरा नियम है वंशानुगति का, वो किसका अपवाद है? डायहाइब्रिड क्रॉस का अपवाद है। जैविक आधार क्या है स्वतंत्र अपवहन के नियम का? तो अर्धसूत्री विभाजन, जब मियोसिस होता है तो उसकी मेटाफेज के समय असमजात गुणसूत्रों का असमान वितरण, अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज के समय असमजात जो गुणसूत्र होता है उसका असमान वितरण होता है, तब ये प्रकट होता है क्या? स्वतंत्र अपवहन का नियम। अपवाद है इसका संलग्नता। संलग्नता किसका अपवाद है? स्वतंत्र अपवहन का अपवाद होता है संलग्नता। जो आनुवंशिकी का तीसरा नियम होता है या स्वतंत्र अपवहन का नियम होता है उसका अपवाद है संलग्नता या लिंकेज। ठीक है, तो ये हमने बात की थोड़ा सा और है, इसको थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है? देखो, बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण, F1 पीढ़ी के संकर पादपों का उनके पैतृकों के साथ संकरण। किसके साथ? पैतृकों के साथ संकरण। जैसे F1 पीढ़ी में देखो, F1 पीढ़ी का अगर हम इसमें 2 प्रकार के क्रॉस होते हैं, एक तो होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। देखो, बैक क्रॉस जो होता है उसमें क्या होता है? जो F1 पीढ़ी के जो संकर पादप हैं, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त है उसका पैतृकों के साथ संकरण। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस में अप्रभावी के आउट यानी कि अप्रभावी, टेस्ट क्रॉस यानी कि देखो आउट में होता है प्रभावी जनक के साथ, प्रभावी जनक के साथ होता है। देखो, F1 पीढ़ी का जब संकरण हम प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, उसका जो प्रभावी जो पैतृक है, प्रभावी जो पैतृक जनक है उसके साथ अगर हम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस, आउट प्रभावी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे F1 पीढ़ी T और T हमें प्राप्त हुई, कैपिटल T और स्मॉल t F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ, उसका संकरण अगर हम प्रभावी के साथ करवाते हैं, यानी कि प्रभावी यानी कि कैपिटल T और स्मॉल t ये प्रभावी है, तो प्रभावी के साथ करवाते हैं तो उससे प्राप्त संततियाँ क्या होंगी? प्रभावी लक्षणों वाली होंगी। और टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? F1 पीढ़ी का जब संकरण है अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, अप्रभावी पैतृक लक्षण के साथ करवाते हैं, जैसे स्मॉल t। ठीक है, इसके साथ करवाते हैं तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अप्रभावी के साथ करवाते हैं F1 पीढ़ी का संकरण तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:1। द मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो रेशियो होता है वो फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो है, फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। ठीक है, देखो, एक हमने बात की थी, फर्स्ट नियम जो था उसका अपवाद था अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, 2 अपवाद थे। तो पहले बात कर लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। जो वंशगति का फर्स्ट नियम था, प्रथम नियम था, उसका जो अपवाद है वो है अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? जब F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों कारक प्रेजेंट होते हैं। F1 पीढ़ी में प्रभावी भी होता है, अप्रभावी भी होता है। प्रभावी यानी कि कैपिटल T, अप्रभावी यानी कि स्मॉल t। ठीक है, दोनों कारक प्रेजेंट होते हैं, किंतु प्रभावी कारक पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। जो प्रभावी कारक होता है ये पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। दोनों जनकों से भिन्न और मध्य प्रकार की जो संतति बनती है, कैसी संतति बनती है? मध्य प्रकार की जो संतति बनती है उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता।
प्रभावी लक्षण है वो अपूर्ण है। मध्य प्रकार की संतति इसमें बनती है, जैसे कि मिराबिलिस जलापा में पुष्पों का रंग। क्या होता है, मिराबिलिस जो जलापा है उसमें पुष्पों का रंग जैसे लाल, सफ़ेद और गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लाल सफ़ेद का संकरण करवाते हैं तो गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं मिराबिलिस जलापा में, तो उसको बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता क्या होती है, जब विषम युग्मजीय अवस्था में जोड़े की दोनों जीन, सह प्रभाविता या को डोमिनेंस जिसको बोलते हैं, ये क्या होती है, जब विषम युग्मजी यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अवस्था में जोड़े की दोनों जीन, एक जीन दो जीन, स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट कर देती है। ये भी अपना स्वतंत्र रूप से, ये भी अपना स्वतंत्र रूप से। वहाँ पे तो मध्यवर्ती प्रकार की संतति बन रही थी, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट कर रही हैं। जैसे कि गायों में गाय जो होती हैं उसमें चितकबरा रंग, चितकबरा मतलब सफ़ेद और ब्लैक दोनों मिक्स करके आता है। ए बी रक्त समूह की वंशगति, जो ए बी रक्त समूह की जो वंशगति होती है, और सिकल सेल अनीमिया के जो वाहक होते हैं वो भी किसके हैं, कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता के ही एग्जाम्पल है। सिकल सेल अनीमिया के जो वाहक होते हैं HbA और HbS, और ए बी जो रक्त वंशगति होती है, रक्त समूह की जो वंशगति होती है वो भी सह प्रभाविता का ही एग्जाम्पल है। एक होती है घातक जीन या लीथल जीन, क्या बोलते हैं, जीन जो समयुग्मजी अवस्था में आने पर सदस्य को मार देती है। किसमें, समयुग्मजी यानी कि या तो स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी। ठीक है, तो समयुग्मजी अवस्था में आने पर सदस्य को मार देती है, जैसे कि हीमोफीलिया में होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है। इसकी HbS जीन उदाहरण है। O2 की कमी में हसियाकार हो जाती है RBC। सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया घातक जीन्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम यहाँ तक हमने बात कर ली, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये क्लासेस अगर अच्छी लग रही है और आप लोगों को लग रहा है कि ये वैसे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, और बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, बिना किसी इतने पैसे खर्च करने से बचते हुए हम इतना अच्छा कंटेंट आपको जो दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत ही शानदार ये कंटेंट है, और बहुत ही अच्छी बुक्स से लिया गया है, मिक्स करके, किसी एक बुक का नहीं है ये, और चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट्स बना करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, और इन क्लासेस को अगर आप कंटिन्यूसली लगातार देखोगे, बार बार देखोगे, तो चीज़ें आपको समझ आएंगी, और आपको पूरा जो सिलेबस है, सेकंड पेपर जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा आप लोगों का। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो प्लीज़ इस क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से आप देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।